नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। संवाद के लिए व्हाट्सएप पर आए प्रधानमंत्री मोदी, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। कहा, भारत में अपने परिवार वालों से जुड़ने का व्हाट्सएप सशक्त माध्यम। भारत में बेरोजगारी दर में गिरावट, 6 साल की सबसे निचले स्तर पर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी आई सामने। इटली की राजधानी रोम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रिसेतो से की भेंट। रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट्स के दल के साथ आज करेंगे बातचीत। कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित खेल मंत्रालय के अधिकारी भी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को किया जा सकता है शामिल। द गार्जियन ने रिपोर्ट में किया दावा। एक अच्छी खबर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा सोमवार को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई है। हम आपको बता दें कि बेरोजगारी से संबंधित एनएसएसओ की रिपोर्ट की संदर्भ अवधि जुलाई 2022 से जून 2023 तक है। अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2022-23 में घटकर 3.2% हो गई है। अप्रैल जून तिमाही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 1% घटकर 6.6% हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के मुताबिक एक साल पहले की समान अवधि में ये 7.6% रही थी। अप्रैल जून 2022 में बेरोजगारी दर इसलिए ज्यादा थी क्योंकि देश में कोरोना के कारण पाबंदियां थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से जुड़े रहने और उनसे संवाद के लिए हर तरह के माध्यम का उपयोग करते हैं और इन माध्यमों में अब व्हाट्सएप भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि व्हाट्सएप मेरे लिए देश भर में अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ने का एक और सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, व्हाट्सएप मेरे लिए देश भर में अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ने का एक और शक्तिशाली माध्यम बन रहा है। आप मेरे इस चैनल के माध्यम से मुझसे अवश्य जुड़ें और सभी अपडेट्स तुरंत अपने फोन पर प्राप्त करें। 4 दिवसीय इटली और फ्रांस की यात्रा पर निकले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से स्वयं ये जानकारी साझा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट के माध्यम से बताया कि रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ गर्मजोशी भरी और सार्थक बैठक आयोजित हुई। हमने रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की, जैसे प्रशिक्षण, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। हम अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। हम आपको बता दें कि मार्च में इटली की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद से भारत और इटली के संबंध लगातार प्रगाढ़ हुए हैं और इन्हें और विस्तार देने के लिए ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली के प्रवास पर हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु के सम्मान में एक भोज दिया। तंजानिया के राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपनिवेशवाद के खिलाफ
आम लड़ाई G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने और UNSC के विस्तार का उल्लेख किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तंजानिया सहित कई अफ्रीकी देशों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। हमारे देशों के राष्ट्र निर्माता उपनिवेशवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़े रहे और बड़ी शक्तियों के भारी दबाव के बावजूद गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए। ग्लोबल साउथ का हिस्सा होने के नाते हमारे दोनों देशों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा लक्ष्य और आकांक्षाएं समान हैं और आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील दुनिया के मुद्दों के वकालत करने में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी बनाने के लिए इसके विस्तार के लिए एक स्तर में बात करते हैं। वहीं तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने राजकीय भोज में बताया कि किस तरह बिरयानी, चपाती जैसे भारतीय व्यंजनों को तंजानिया में समाहित कर लिया गया है। साथ ही स्वाहिली में दुनिया, किताब, शुक्रिया जैसे कई शब्द भी बताए गए हैं। I'm overwhelmed and I have no better words to express my pleasure that matches the warm and magnificent reception accorded to me and my delegation since we arrived in India. I thank you, Madam President, personally, the people and the government of the Republic of India for the excellent facilities put at our disposal since our arrival. We truly appreciate the spirit of brotherhood and friendship that defines the cordial relation between Tanzania and India. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, Tanzania and India, as it has been rightly said, share a rich history dating back from the 19th century when Indian traders came to East Africa and some decided to settle there. और बात कर लेते हैं हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की। हमास के हमले के बाद अब इजराइल ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में बिजली, पानी और भोजन समेत ज़रूरी सप्लाई इजराइल की तरफ से बंद कर दी गई है। इजराइल की एयरफोर्स हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में धड़ाधड़ हमले कर रही है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। हमास को खत्म करने के लिए 48 घंटे में 3 लाख इजरायली सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों को गाजा पट्टी में फ्यूल की सप्लाई बंद करने के लिए भी कहा गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे खत्म वो करेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people,
It is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 3 लाख सैनिक तैनात किए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार 1973 के बाद योम किप्पुर युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी सैनिकों की तैनाती है, जब इजराइल ने 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया था। शनिवार सुबह अचानक हुए हमास के हमले में अब तक 2300 से अधिक इजरायली घायल हो गए हैं और 700 से अधिक के मारे जाने की सूचना है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी भीषण जंग के बढ़ने से कच्चे तेल के दामों में उछाल आने की शंकाएं बढ़ गई हैं। भारत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वो इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष को ध्यान से देख रहा है और वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को परिपक्वता के साथ संभालेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मामला गंभीर है, लेकिन भारत इसे परिपक्वता के साथ संभालना जानता है। उन्होंने माना कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का क्षेत्र कई मायनों में वैश्विक ऊर्जा का केंद्र है, लेकिन ये भी सच है कि इस प्रकार की अनिश्चितताएं लोगों को टिकाऊ और स्वच्छ ईंधन के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इजराइल हमास युद्ध के चौथे दिन में प्रवेश करने के साथ वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ऊपर की ओर बढ़ने लगी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण IMF वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक 2023 में हिस्सा लेने के लिए आज मोरक्को के माराकेच की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई हैं। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही वो G20 बैठकों में भी शामिल होंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री इंडोनेशिया, मोरक्को, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लेने वाली हैं। ये बैठकें 11 से 15 अक्टूबर तक मार्केच, मोरक्को में आयोजित की जाएंगी। वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर हिस्सा लेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल रहेंगे। नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के ऐलान के सिलसिले में सोमवार को इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज वुमेन लेबर मार्केट के परिणामों को लेकर जानकारी को विकसित करने के लिए मिला है। क्लाउडिया गोल्डिन ये पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला हैं। इससे पहले 92वें अर्थशास्त्र पुरस्कार विजेताओं में से केवल 2 महिलाओं को ही ये पुरस्कार मिल पाया है। नोबेल पुरस्कारों की 2 अक्टूबर को शुरू हुई घोषणा आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा के साथ संपन्न हुई। पिछले सप्ताह चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अब तक हम आपको संसद टीवी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से G20 संसदीय अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन के बारे में कई जानकारियां देते आए हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में देश के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों को आयोजित किया गया। आइए आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में इस दौरान क्या कुछ खास रहा। Tourism, along with trade and technology, are the 3 T's that Prime Minister Modi has stressed on for accelerating development in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री शाम लगभग 4:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन्हें संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एशियाई खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एथलीट्स की प्रशंसा करेंगे और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित भी करेंगे। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित भारत ने कुल 107 पदक हासिल किए। एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी
हिस्सा लेने वाले हैं। विश्व कप 2023 का छठा मैच कल न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच खेला गया। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 322 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से सर्वाधिक 70 रन विल यंग ने बनाए। वहीं नीदरलैंड की ओर से भारतीय मूल के आर्यन दत्त ने गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 62 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 46.3 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। नीदरलैंड कुल 223 रन ही बना पाई। इस तरह न्यूजीलैंड ने ये मैच 99 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। नीदरलैंड की ओर से सर्वाधिक 69 रन कॉलिन एकरमैन ने बनाए और वहीं मिशेल सेंटनर ने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 59 रन देकर 5 विकेट लिए। मिशेल सेंटनर को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। आज की अगर बात करें तो आज विश्व कप 2023 के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से पहला मैच आज सुबह 10:30 बजे ही शुरू हो जाएगा। ये मैच बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला दोपहर 2 बजे के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला है। क्रिकेट फैंस के लिए एक और अच्छा समाचार, और समाचार यह है कि एशियन गेम्स के बाद क्रिकेट को ओलंपिक में भी शामिल करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जी हां, ताज़ा जानकारी के अनुसार लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। लॉस एंजलिस ओलंपिक का आयोजन साल 2028 में होना है। द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। क्रिकेट के अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी ओलंपिक में एंट्री मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र में इस बात की घोषणा हो सकती है, जिसका आयोजन मुंबई में किया जाना है। पत्र और पैकेज पहुंचाने से लेकर लोगों को जोड़ने और दूरियां पाटने तक भारतीय डाकघर ने देश भर में संचार और एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय डाक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रतिबद्धता को जानने के लिए कुछ समय निकालें, जो हर दिन हमारे जीवन में बदलाव लाती है। एक वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह भारतीय डाक विभाग द्वारा लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल पहचान किस तरीके से दी जा रही है। भारत के गांव से दुनिया के बाजार तक इंडिया पोस्ट का डाकघर निर्यात केंद्र, जहां लोकल कारीगरों और शिल्पकारों को अपने बनाए स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात करने की एक नई सरल व्यवस्था मिल रही है। आज देश के 600 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस में एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन के साथ पैकिंग के सॉल्यूशन मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट द्वारा दुनिया के 40 बड़े देशों के लिए अफोर्डेबल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस से छोटे एक्सपोर्टर्स भी लोकल को ग्लोबल करने में सक्षम हो रहे हैं। पैटर्न हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ग्रो फ्रेंड्स, और हम लोग काफ़ी सालों से अपने पैटर्न हैंडीक्राफ्ट कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे देशों में। हम बहुत खुश हैं उनकी सर्विस से। हमारे लिए भी एक्सपोर्ट करने का जरिया जो है बहुत ही अच्छा हो गया। आज आर.के. नारायण की जयंती है। विश्व स्तर पर प्रशंसित कथाकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर.के. नारायण को उनकी जयंती पर याद किया जा रहा है। और जब जब उन्हें याद किया जाएगा, उनके क्लासिक्स में से एक सीरियल मालगुडी डेज की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ, मालगुडी डेज आज भी हम सबको रोमांचित करता है।
185 एकड़ में फैले एक मंदिर का उद्घाटन किया गया है और इस मंदिर का निर्माण भारत में नहीं बल्कि न्यू जर्सी में हुआ है और इसे अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर माना जा रहा है। आपको दिखाते हैं स्वामी नारायण अक्षरधाम के मंदिर में बने इस भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम की खास तस्वीरें। अमेरिका के न्यू जर्सी में बने इस विहंगम मंदिर की उद्घाटन कार्यक्रम की तस्वीरों के बाद बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 10 अक्टूबर साल 1992 से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसे पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है जिसके सदस्य 150 से अधिक देशों में हैं। इस दिन दुनिया भर में हजारों लोग मानसिक बीमारी और लोगों के जीवन पर इसके प्रमुख प्रभावों पर ध्यान देने के लिए इस वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम को मनाते हैं। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम राइट टू मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार है। 10 अक्टूबर साल 1970 को फिजी देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। फिजी की राजधानी सुआ है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच और अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। साल 1970 तक यह देश एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रमुख मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र है। इस देश की मुद्रा फिजी डॉलर है। इस देश के दो प्रमुख द्वीप हैं, वितिलेवु और वनुआलेवु। भारतीय सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही है। रेखा अपनी दमदार अदाकारी और दिलकश अदाओं से दर्शकों के दिलों पर आज तक राज करती आ रही हैं। 180 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम कर चुकी रेखा को साल 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अपने अभिनय के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार आईफा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके जन्मदिन पर आइए आपको सुनवाते हैं उनकी तमाम फिल्मों से जुड़े कुछ सदाबहार गाने। लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। तेरी आवाज़
मिले हुए। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों में, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों में। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। तेरी दो निगाहों के सहारे देखो तो कहाँ तक आ गई हूँ। कोहरे में रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना। सांस में सांस आए ना, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही